Good morning, students. Today we will discuss about magnetic properties in transition metal complexes part 3. In this part we will study about Gauss method. The method Gauss method is useful for predicting magnetic susceptibility of any substance. क्या करते हैं हम इसमें? इसके लिए हमें एक मटेरियल या एक सब्सटेंस जिसकी हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है, उसे हम एक पाउडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप उसे सॉलिड सैंपल हो सकता है उसका इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड सब्सटेंस एंड एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी ले सकते हैं आप उसे। और उसे किसके अंदर रखेंगे? एक ट्यूब के अंदर रखेंगे, और ये ट्यूब जो होगी वो ग्लास पायरेक्स ग्लास की बनी हुई रहेगी और सिलेंड्रिकल होगी। इस ट्यूब को हम बोलते हैं गाउस ट्यूब। ये गाउस ट्यूब जो होती है वो गाउस बैलेंस के अंदर रखी जाती है। वो गाउस बैलेंस के पेन से इस तरह से लटकी हुई रहती है ये कि इसका एक सिरा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, और एक जो इसका सिरा है वो मैग्नेटिक फील्ड से अलग रहना चाहिए, मतलब कि आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इसी तरह से लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है उसमें, पर उसे जिस तरह से हमने लटका रखा है इस तरह से लटकाएंगे कि एक पार्ट जो है वो उन दोनों पोल्स यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में रहना चाहिए, और दूसरा जो रहता है वो उससे फ्री रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड से फ्री रहेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी है, इस मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस तरह से हो गया? एक तरह से इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, क्योंकि एक पार्ट पे तो ये लग रहा है और एक पार्ट पे नहीं लग रहा है। एक ट्यूब जो है उसके एक सिरे पे तो लग रहा है और एक सिरे पर नहीं लग रहा है। तो इस इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस गाउस ट्यूब के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि उसके मास में चेंज आ जाएगा। मास में चेंज आ जाएगा। अब हम इस मास में जो चेंज होता है उसमें, उस मास में चेंज को डेल्टा एम बोल सकते हैं, उसे हम डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा एम की कुछ भी बोल सकते हैं, उसे हम प्रिडिक्ट कर लेंगे और उसकी सहायता से ही फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नोट करेंगे। तो सबसे पहले मेथड हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उस सब्सटेंस का जिसकी हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले हम उसे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब तक आपने उसे रखा नहीं है तब पहले आप उसे वे कर लेंगे, नोट करेंगे इसका वेट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आप इसका वेट नोट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में कितना है और उसकी प्रेजेंस में इसका वेट कितना है। और फिर अब आप क्या कर देते हैं, उनके बीच में जो वेट डिफरेंस होता है उसे निकाल लेंगे। तो उस डेल्टा डब्ल्यू जो आपका निकालोगे सब्सटेंस का, उसी से ही आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले लेकिन इसके लिए जो हमारे पास एपरेटस है, गाउस बैलेंस है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट हमें उस सब्सटेंस से करना पड़ेगा जिसकी ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें पूरी तरह से नॉन है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है वो हम लेते हैं कैलिब्रेशन के लिए। स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो हम लेते हैं वो होता है टेट्राथायोसाइनेटोकोबाल्टेट। फॉर्मूला होता है इसका HgCOCnS का होल 4। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो हमें ज्ञात होती है, नॉन होती है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 16.44 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो हमने सब्सटेंस लिया है, सपोज उसकी क्या है? काई एस है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एस है जो हमें पता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगी? इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे काई इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू काई एस। एस बराबर क्या हो गया? स्टैंडर्ड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमने स्टैंडर्ड इसमें यूज़ लिया है। फिर डब्ल्यू एस क्या है यहाँ पे? वेट ऑफ जो सब्सटेंस आपने लिया है उसका वेट। डब्ल्यू एस वेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है आपका वो अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, इसमें चेंज मतलब डेल्टा डब्ल्यू एस ही आएगा यहाँ पे, जो अपनी स्टैंडर्ड है उसके वेट में अंतर, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है तब और जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा है तब, उस स्थिति में जो उसके वेट में अंतर है उसे हमने डेल्टा डब्ल्यू एस से कह दिया है, इनटू यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे जब ओनली डब्ल्यू है तो वो क्या हो जाएगा आपका, जो आपने सब्सटेंस लिया है उसका वेट में चेंज है अपॉन डब्ल्यू। अब यहाँ देखिए आप, अगर आपको मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है तो आपके पास इस फॉर्मूले से जो ससेप्टिबिलिटी आती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आती है, उसमें अगर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आपके पास मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। The Gauss method is a convenient method for measuring magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility को मेज़र करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है। एक गाउस मेथड है, क्विंकर्स मेथड है, पर जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जो हमारे पास सबसे सही मेज़रमेंट जिससे हमें प्राप्त होता है और इजीली प्राप्त हो जाता है वो होती है गाउस मेथड।
The sample is suspended in a cylinder in a non-homogeneous magnetic field and then the force exerted on the sample can be determined by weighing it. तो इसका यही फंडामेंटल इसका यही है कि हमने जो सैंपल लिया है उस सैंपल को हमने क्या किया है, नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड में उसे सस्पेंड किया है। किसमें, ग्लास ट्यूब है जो हमारी, जिसे हमने गाउट ट्यूब बोलती है, और वो होती कैसी शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, उसमें हमने सस्पेंड कर दिया है। अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है नॉन मैग्नेटिक, जो नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स को निकाल के ही जो इसके डेल्टा एम यानी कि डेल्टा डब्ल्यू में जो चेंज आता है उसके द्वारा ही हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं फोर्स एक्सर्ट जो हो रहा है सैंपल पे वो कितना हो रहा है। एफ बराबर होता है हाफ ए एच स्क्वायर इंटू के। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए है यहाँ पे जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एच क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी है और सेंट्रल होमोजेनस पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनहोमोजेनस है, लेकिन जो होमोजेनस पार्ट जो लगा हुआ है उसमें, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की है की इंटेंसिटी है वो हो जाएगी एच। के जो है वो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है। द अबव इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द मेजरमेंट आर टेकन इन वैक्यूम। मतलब ये जो हमने इक्वेशन की है ये इक्वेशन वैलिड कब होगी, जब ये वैक्यूम में हमने मेजरमेंट लिए हैं। हाउ एवर इफ़ द सैम्पल इज सराउंडेड बाय एयर, मान लो कि अगर ये सैम्पल किससे सराउंडेड है, एयर से सराउंडेड है, क्योंकि वैक्यूम तो पॉसिबल नहीं है। अब हमने जैसे एयर के में सराउंडेड है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एयर की ससेप्टिबिलिटी सपोज के डैश है उसे आप इस मेजर्ड ससेप्टिबिलिटी में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले इक्वेशन थी हाफ ए एच स्क्वायर की, अब हम इसमें से के डैश को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो एयर की ससेप्टिबिलिटी है इक्वेशन हो जाएगी हाफ ए एच स्क्वायर के माइनस के डैश। अब जो गाउट ट्यूब है, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें कि हमने सैंपल को डाल रखा है और इसे हंग कर रखा है, लटका रखा है हमने, तो ये गाउट ट्यूब भी क्या करती है, अपने आप एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। ये भी एक फोर्स प्रोड्यूस करती है अपने आप। तो जो एक्चुअल फोर्स होता है एक्टिंग ऑन दी सैंपल, अब वो दो तरह से हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो गाउट ट्यूब के, एक तो ऑब्जर्व फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इसके ऊपर लगाया जा रहा है सैंपल के ऊपर, वो है। एक गाउट ट्यूब के द्वारा खुद के द्वारा भी एक्सर्ट किया जा रहा है जो, वो वाला भी है। अब हमें एक्चुअल निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए, जो गाउट ट्यूब के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस सैंपल पे, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, मतलब उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। गाउट ट्यूब के द्वारा जो फोर्स डाला जा रहा है उसे हमने दर्शाया डेल्टा से, तो हमें इस फोर्स में से उसकी वैल्यू को लेस करनी पड़ेगी, मतलब माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर ये जो फोर्स होता है गाउट ट्यूब के द्वारा लगने वाला जो ये फोर्स होता है ये नेगेटिव ही होता है, बिकॉज ऑफ द डाईमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब होती है वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है, तो इसके द्वारा लगने वाला ये फोर्स की वैल्यू वैसे होती क्या है, नेगेटिव में होती है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया हुआ, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाती है, पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाती है, एफ हाफ ए एच स्क्वायर के माइनस के डैश प्लस डेल्टा। अब देखिए, कोई जो हमने सैंपल लिया है उस वो कांस्टेंट लेंथ का लिया है हमने, सैंपल जो है वो कांस्टेंट लेंथ का है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी क्या है, हमारी ए जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब है, ये आपका क्या है, फिक्स है। और जो फैक्टर ए एच स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी इसकी वैल्यू। और अगर हम इस सैंपल की डेंसिटी को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, 10⁻⁶ काई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एफ अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या होता है, ये डिस्प्लेस्ड एयर जो है उसके द्वारा लगाया गया कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.029 इंटू स्पेसिमेन वॉल्यूम एंड एक्सप्रेस्ड इन mg में, मिलीग्राम में ये दर्शाई जाएगी। W जो होती है वो वेट ऑफ सैंपल है, ग्राम में जो उसका सैंपल है। फोर्स ऑन दी सैंपल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो है F की वैल्यू। और बीटा बराबर क्या है, यहाँ पे ट्यूब कैलिब्रेशन कांस्टेंट है। The apparatus can be calibrated by measuring the values of a substance whose susceptibility is accurately known। ये पहले ही बता दिया था आपको कि apparatus को सबसे पहले हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा, और कैलिब्रेट करने के लिए हमें सब्सटेंस वो लेना पड़ेगा जिसकी ससेप्टिबिलिटी हमें ज्ञात होती है।
अब इन सब वैल्यूज़ को अल्फ़ा बीटा डेल्टा एफ जो है, ये सब वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा काई की वैल्यू निकाल सकते हैं। काई यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा है गाउ मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किस तरह से हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को गाउ मेथड की सहायता से निकालेंगे। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।